Hello students, I hope you are doing well. My name is Ritu. Welcome to my channel. लास्ट वीडियो में हमने डायमंड के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम शुरू करेंगे ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर के बारे में। मैं एक बार फटाफट से ओवरव्यू कर देती हूँ। लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? हमने देखा था कि जो कार्बन है एक नॉन मेटल है, एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर 6 है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 2 and 4 था। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, और 4 इलेक्ट्रॉन की वजह से ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को इसे ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की ही जरूरत होती थी और चाहे तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं कर सकता था क्योंकि उस कंडीशन में स्टेबल नहीं रह पाएगा, और ये गेन भी नहीं कर सकता था क्योंकि आपके 6 प्रोटॉन के लिए इन 10 इलेक्ट्रॉन्स को कंटेन करके रखना, बाइंड करके रखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए जो कार्बन है ना तो 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को, ना कहीं से 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है। इसीलिए कार्बन कैसे बॉन्ड बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड। और कार्बन जो रहता है वो टेट्रावेलेंट रहता है, मींस इसकी 4 वैलेंसी रहती है, ठीक है। सेल्फ कॉम्बिनेशन कैपेसिटी रहती है कार्बन के अंदर, ठीक है। इसीलिए हमने क्या देखा था, जो कार्बन है वो क्या होता है बहुत ज्यादा कंपाउंड रखता है। कार्बन की इस प्रॉपर्टी को वो सेल्फ कंबाइन हो सकते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? कैटेनेशन, ठीक है। कार्बन ऐसी प्रॉपर्टी रखता है कि वो खुद के साथ सेल्फ कंबाइंड हो सकता है, कार्बन कार्बन के साथ कंबाइंड हो सकता है। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम कैटेनेशन, ठीक है। अब देखिए, अकरेंस ऑफ कार्बन की बात करी थी, फ्री फॉर्म में भी मिल रहा था, कंबाइंड फॉर्म में भी मिल रहा था। फ्री फॉर्म में डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरेन के फॉर्म में मिल रहा था, जिसे बंकमिस्टर फुलरेन भी कह रहे थे। कंबाइंड फॉर्म में कार्बोनेट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, फॉसिल फ्यूल्स है, वुड है, कॉटन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन, विटामिन, इन सब में जो मिल रहा था कार्बन वो कंबाइंड फॉर्म में था। फिर हमने डायमंड के बारे में पढ़ लिया था, जिसमें हमने देखा था कि जो डायमंड है आपका वो क्या है? हार्डेस्ट सब्सटेंस था। बर्न करने पे सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस दे रहा था, उसके बाद बर्न करने पे कुछ भी नहीं बच रहा था, लेफ्ट ओवर कुछ भी नहीं था, जिसकी वजह से हम कह सकते थे कि जो कार्बन है वो प्योरली आपका डायमंड है वो प्योरली आपका कार्बन से मिलके बना है। और ये कार्बन ही है, इसके लिए हमने जो गैस निकली हुई थी, जो कार्बन डाइऑक्साइड थी, उसके लिए हमने लाइम वाटर टेस्ट किया था। यस, यहां तक हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था, ठीक है। फिर हमने डायमंड के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर के बारे में। आई होप यू आर रेडी, ठीक है। आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। आप कमेंट करते हो, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच, मोटिवेशन मिलता है बेटा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर कमेंटिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द डायमंड। डायमंड से बिल्कुल डिफर होता है। क्रिस्टल्स जो रहते हैं वो लेयर्ड के फॉर्म में होंगे यहाँ पे। जैसे डायमंड में हमने क्या देखा, एक बहुत बड़ा क्रिस्टल बन रहा था। यहाँ पे जो क्रिस्टल्स होंगे यहाँ पे वो क्या होंगे? लेयर के फॉर्म में होंगे। जो कार्बन के एटम्स के क्रिस्टल होंगे वो शीट के फॉर्म में होंगे, एक के ऊपर दूसरी शीट रखी होगी, ठीक है। और इसमें ये याद रखिएगा, ये देखिए, एक कार्बन जो है वो 3 कार्बन से अटैच होगा। फॉर एग्जांपल हम इस वाले कार्बन की बात करें तो 1 2 3 कार्बन से अटैच है। उसी तरह हम इस वाले कार्बन की भी बात करें तो 1 2 एंड 3 कार्बन से अटैच है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या? अब देखिए, ये एक फ्लैट लेयर हो गई, ये ऊपर वाली, ये दूसरी फ्लैट लेयर हो गई, ये तीसरी फ्लैट लेयर हो गई। इनके बीच में क्या है? वीक फोर्स होता है जो इनको होल्ड करके रखता है आपस में, ठीक है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जो ग्रेफाइट है वो थिन शीट्स के फॉर्म में रहता है, सॉफ्ट सब्सटेंस होता है ये, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी इसीलिए कह रहे हैं कि ये फ्लैट हेक्सागोनल रिंग्स बनाता है आपस में। और जो लेयर्स होती हैं कार्बन एटम की ग्रेफाइट में, ये आपकी क्वाइट एक दूसरे से दूर रहती हैं, ठीक है। और इनके बीच में कोई भी बॉन्ड इतना अच्छा एग्जिस्ट करता नहीं है, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है वो रहता है वीक वंडरवॉल फोर्स, ठीक है। वीक वंडरवॉल फोर्स आपने देखा भी होगा, इसके बारे में पहले पढ़ा भी होगा, नहीं तो हम आगे पढ़ेंगे 9th क्लास में। जब मैं केमिस्ट्री शुरू करूंगी मैं उसमें भी आपको ये बताऊंगी। आपने तो वैसे भी 10th क्लास के स्टूडेंट हो तो 9th क्लास में आपने ये चीज पढ़ी ही होगी, ठीक है। देखिए, जब हम बात कर रहे हैं वेरियस लेयर्स की कार्बन एटम की, तो ये एक वीक फोर्सेस से ज्वाइंट रहती हैं, ठीक है, और एक दूसरे के ऊपर रहती हैं। ड्यू टू द शीट लाइक स्ट्रक्चर, ग्रेफाइट इज द कंपैरेटिवली सॉफ्ट सब्सटेंस। डायमंड से आप कंपेयर करोगे तो काफी ज्यादा सॉफ्ट है आपका, ठीक है, और ये आपका ड्राई लुब्रिकेंट के फॉर्म में रहता है।
ठीक है। ग्रेफाइट गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, इसको आप इस तरीके से कह सकते हो। देखिए इसमें इस कार्बन की बात करें तो देखो 1 2 3 3 वैलेंसीज तो कंप्लीट होगी, लेकिन जो फोर्थ वैलेंसी है वो आपकी फ्री फॉर्म में रहती है। देन इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि आपका जो कार्बन ये ग्रेफाइट है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है जो मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो ग्रेफाइट है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। देन और एक चीज और याद रखिएगा, जैसे हम डायमंड की बात कराएं उसी तरह ग्रेफाइट भी, इसका भी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है। जैसे हमने डायमंड के साथ किया था, उसको बर्न किया था, उसी तरीके से अगर हम ग्रेफाइट को भी बर्न करें तो इसमें भी कुछ भी नहीं बचेगा रेसिड्यू के फॉर्म में, सारा का सारा ग्रेफाइट बर्न हो जाएगा। और जो गैस निकलेगी उसका भी अगर हम टेस्ट करें तो लाइम वाटर टेस्ट वो देगी और मिल्की बनाएगा। ठीक है, अब हम यूजेस ऑफ डायमंड के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए डायमंड्स को कटिंग के इंस्ट्रूमेंट, कटिंग जो ग्लास कटिंग कटर होते हैं उनमें उनको बनाने में यूज किया जाता है। जो रहते हैं कटिंग, मार्बल की कटिंग के लिए रॉक की ड्रिलिंग के इक्विपमेंट रहते हैं, उनको बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, डायमंड डाइज आर यूज फॉर ड्रॉइंग थिन वायर्स लाइक टंगस्टन फिलामेंट एंड इलेक्ट्रिक बल्ब। ठीक है, उनको कटर में भी यूज किया जाता है। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा हार्ड होता है। ज्वेलरीज को बनाने में यूज किया जाता है डायमंड का। ठीक है, क्योंकि इसके पास बहुत अच्छी एबिलिटी होती है लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए। शार्प एजेस जो रहते हैं डायमंड के, उनको आई की जो सर्जन होते हैं आई की सर्जरी में कैटरैक्ट को रिमूव करने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, और जो आर्टिफिशियली देखो डायमंड है उसको आप आर्टिफिशियली भी बना सकते हो जब आप प्योर कार्बन को वेरी हाई प्रेशर और टेम्परेचर के अंडरगो करोगे। ठीक है, इस टाइप का जो डायमंड होता है उसको सिंथेटिक डायमंड कहते हैं। ये बहुत ज्यादा स्मॉल भी होते हैं। ठीक है, और इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं, नेचुरल डायमंड से बिल्कुल अलग नहीं होते हैं। ठीक है, और ये भी ज्वेलरी मेकिंग में, ग्लास कटिंग में, डायमंड स्टडर में, इन सब में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ग्रेफाइट के यूजेस की बात करें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट रहता है तो जो पाउडर ग्रेफाइट रहता है वो ल्यूब्रिकेंट के फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है मशीनरीज में। ठीक है, ये आपका नॉन वोलेटाइल होता है और उन मशीन के पार्ट में ऑपरेट करने में बहुत बहुत अच्छा रहता है जहां पे हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जहां पे नॉर्मल ऑर्डिनरी जो ऑयल होते हैं वो काम नहीं कर सकते, वहां पे हम ग्रेफाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये ड्राई लुब्रिकेंट होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ग्रेफाइट का यूज जो आपके कार्बन के इलेक्ट्रोड्स होते हैं तो उनको बनाने में किया जाता है, ड्राई सेल को बनाने में किया जाता है, ड्राई आर्क्स होती हैं उनको बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, पेंसिल को बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, पेंसिल की जो लेड होती है या फिर ब्लैक पेंट होते हैं उनको बनाने में भी ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है आपका बंकमिंस्टर फुलरेन। फुलरेन की बात करें, ये रिसेंटली ही डिस्कवर किया गया है। इसमें कार्बन 60 कार्बन का क्लस्टर होता है, ग्रुप होता है, क्लोज्ड चेन्स होती हैं। ठीक है, जैसे आपकी फुटबॉल होती है उसमें पेंटागन और हेक्सागन है, ये देखिए ये आपका हेक्सागन है, और जबकि इस वाले की बात करें तो ये पेंटागन है। इसी तरीके से बिल्कुल सेम जो आपके बंकमिंस्टर फुलरेन होता है उसमें भी आपके पेंटागन और हेक्सागन रहते हैं, और एक फुटबॉल जैसे स्ट्रक्चर की वजह से इसको वकी बॉल भी कहते हैं। ठीक है, इसमें टोटल 20 हेक्सागन एंड 12 पेंटागन रहते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? बंकमिंस्टर फुलर ने जो आपके अमेरिकन आर्किटेक्ट थे उन्होंने इसको बनाया, आर्किटेक्ट थे उन्होंने इसको बनाया, उन्हीं के नाम से इनका नाम दिया गया। ठीक है, उन्होंने ही बताया था कि आपका क्या रहता है, बिल्कुल फुटबॉल की तरह रहता है, इसीलिए इन्होंने इसका नाम वॉकी बॉल भी रखा। बंकमिंस्टर फुलरेन इज डार्क सॉलिड एट रूम टेम्परेचर बिल्कुल डार्क सॉलिड रहता है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर 2 एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन just like diamond and graphite. In fact, the diamond and graphite are giant molecule which consist of an unending network of carbon atom. But Buckminster Fullerene is very small molecule which is made up of 60 carbon atoms. बात समझ में आई कि देखिए जब हम ग्रेफाइट की और डायमंड की बात कर रहे हैं तो वो तो जाइंट मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, जबकि आप
बंक में ये फुलरिन की बात करोगे उसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन 60 रहते हैं, 60 कार्बन रहते हैं। ठीक है, अगर आप बंक में ये फुलरिन को भी बर्न करोगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, कुछ भी नहीं बचेगा। जब कुछ नहीं बचेगा तो इससे हमें ये पता चलेगा कि जो फुलरिन है वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन से मिलके बना हुआ है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी ये है कि जो इसके 3 एलोट्रॉप्स होते हैं कार्बन के, वो हार्डनेस में एक दूसरे से बिल्कुल डिफर है। डायमंड जहां बहुत ज्यादा हार्ड है, वहीं ग्रेफाइट बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। वहीं बंक मिस्टर ना तो बहुत ज्यादा हार्ड है ना ही वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। अदर प्रॉपर्टीज भी देखे बंक मिस्टर फुलरिन की, वो अभी भी इनविसार्ज्ड है, अभी भी उसको ढूंढा जा रहा है। ठीक है, चलिए अब इनको, ये कुछ सैंपल प्रॉब्लम्स हैं, आप इनको सॉल्व कीजिए और करके बताइए कमेंट सेक्शन में। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन, ठीक है, आई एम डेफिनेटली गोइंग टू सॉल्व योर डाउट्स। नेक्स्ट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। मैंने आपको पहले भी बताया था बेटा कि वो सारे कंपाउंड जो कार्बन से मिलके बने होते हैं उन सभी को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, कार्बन के अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन, आपके ऑक्सीजन है, कभी नाइट्रोजन है, कभी आपके फ्लोरीन नियोन बोल रही हूँ, फ्लोरीन, आयोडीन, ये सारे भी इसमें अटैच्ड होते हैं। बेसिकली कार्बन और ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें, वो आपके कोवेलेंट कंपाउंड से मिलके बने होते हैं। ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड रहते हैं वो। ठीक है, और साथ ही साथ इनके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट काफी लो होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मीथेन, इथेन, एथीन, एथिलीन, टेट्राक्लोरोमीथेन, इथेनॉल, ठीक है, इथेनल, इथेनोइक एसिड, यूरिया, ये सारे आपके क्या हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, यहाँ पे आपको देखिए मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट दिए हुए हैं, ये देखिए कितने कम है, माइनस में है, या फिर आपके नॉर्मल 100 डिग्री सेंटीग्रेड से लगभग सभी नीचे ही मिल रहे हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये आपके रूम टेम्परेचर पे सॉलिड, लिक्विड और गैस में देखने को मिलते हैं। ठीक है, आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। स्टिल यू फेस एनी डाउट, राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन। चलो आगे बढ़े, देखिए देखो, क्योंकि इनकी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट काफी लो है, तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, और ये कोवेलेंट कंपाउंड है। और इससे हमें ये भी पता चल रहा है कि ये आपके जितने भी कंपाउंड्स होंगे वो नॉन कंडक्टर होंगे इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड है, कोवेलेंट सब्सटेंसेस है, जो आपके एलिमेंट हैं उनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, इसी वजह से वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, उनमें आयंस नहीं होंगे, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। बात समझ में आई। वहीं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अगर हम बात करें, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अकर इन ऑल लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट एंड एनिमल। ठीक है, जितने भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं ये आपके लिविंग में, जो प्लांट और एनिमल, सब में आपको ये देखने को मिलते हैं। इनिशियली ऑर्गेनिक कंपाउंड वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द नेचुरल मटेरियल ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लिविंग थिंग्स, और इट वाज देयरफॉर थ्रू दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड कुड बी formed within the living body, and hence a vital force which creates living things was necessary for their preparation. स्टार्टिंग में ये माना गया था कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो सब के सब लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में अंदर सिंथेसाइज किए जाते हैं, चाहे वो प्लांट है चाहे वो एनिमल है। ठीक है, और इसीलिए माना गया था कि एक वाइटल फोर्स होता है जो इन लिविंग थिंग्स के अंदर रहता है, जो इनकी प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। दिस वाइटल फोर्स थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड वाज डिसअप्रूव्ड, और बाद में जाके साइंटिस्ट ने इसको, हुलर ने इसको डिसअप्रूव कर दिया था इन 1828 में, और उन्होंने कहा यूरिया इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विच वाज दो
to be made only inside the body of the living organism. जैसे आपने ये कहा, जो यूरिया है, आपने ये कहा कि ये हमेशा लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बनना चाहिए, बट फुलर ने इस ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया को लैब में बनाया, ठीक है। और क्योंकि इस किससे बनाया, इनऑर्गेनिक अमोनियम साइनेट से बनाया, तो इन्होंने जैसे ही इन्होंने इसका फॉर्मेशन किया तो जो ऊपर वाली थ्योरी थी उसको, जो वाइटल फोर्स की थ्योरी थी उसको रिजेक्ट कर दिया गया ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेटेड। आपको बातें समझ में आ रही है? यस, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। प्लीज नोट दैट दो ऑक्साइड ऑफ कार्बन, कार्बोनेट्स, hydrocarbons and carbides are also carbon compound, but they are not considered to be organic compound. उनको हम organic compound किस लिए नहीं कहेंगे? क्योंकि ये this is because their properties are very different from those organic compound. क्योंकि जो common organic compound होते हैं उनसे इनकी जो properties होती हैं वो बिल्कुल differ होती हैं। जब हम study करते हैं कार्बन कंपाउंड्स की, जैसे हाइड्रोकार्बन है और उनके डेरिवेटिव्स हैं, इट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जब उनके बारे में स्टडी करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। ऑक्साइड ऑफ कार्बन, कार्बोनेट, हाइड्रोकार्बन एंड कार्बाइड आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर स्टडीड इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। आई होप यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। स्टिल यू फेस एनी डाउट, राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन। मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ बेटा, क्योंकि जब तक नहीं बताओगे मुझे पता नहीं चलेगा। ठीक है, कमेंट करते हो अच्छा लगता है। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे। वीडियो पसंद आ रही है तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।